अब हम एमडी कैट के एग्ज़ाम के लिए गैस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने लगे हैं। एक्चुअली वो एमसीक्यू कंपाइल किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो ये इनमें जो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा लो है, बट ये वो वाले एमसीक्यू जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और आपके 50-60% एमसीक्यू और मोर देन आई वुड से कि 60% एमसीक्यू इसी तरह के होते हैं बायोलॉजी पोर्शन में। तो उनको सॉल्व करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपके पेपर में भी ज़रूरी ऐसे एमसीक्यू बहुत आएंगे। स्टार्ट करते हुए पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये देखें 2 सालों में आया हुआ है, 2017 और सालों में भी शायद आया हो, 2017 और 2018 पंजाब के पीके में ये एमसीक्यू अपेयर हुआ है। तो ये आपको 5 रुपये का एमसीक्यू और भी सालों में आया होगा, तो बहुत ही कॉमन एमसीक्यू ये होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रिस्पायरेशन को किया जाता है। रिस्पायरेशन क्या है कि ग्लूकोज से ऑक्सीजन को मिला के इसको तोड़ देते हैं, क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और क्या मिलता है, वाटर मिलता है और अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस। न्यूक्लियस में आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम में प्रोटीन बनती है, गोल्गी ऑपरेटर जो प्रोटीन बनती है राइबोसोम को उसको पैकेज करता है। अगला हमसे क्या पूछा, तो फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ये 2017 और 2019 सिंध पंजाब में आया हुआ है। तो अब देखें जो सेरिब्रम है, जो कि सेरिब्रम है, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, मोटर इन्फॉर्मेशन को, मेमोरी को, इमोशन को भी कुछ हद तक ये कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, अगर तो हम मेडुला की बात करें तो मेडुला कंट्रोल करता है हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को, ठीक है, और ये स्वेलिंग को भी, मतलब निकलने को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। अच्छा भाई, अगर सेरिबेलम की बात करें, सेरिबेलम के बारे में अगर कुछ भी आपको याद ना हो तो आपने याद रखना है कि बैलेंस, इक्विलिब्रियम और कोऑर्डिनेशन, ये 3 चीज़ें आपको सेरिबेलम के लिए अगर याद हैं तो आपके सेरिबेलम में आपको बड़ा सुकून होगा, इसके एमसीक्यू आपसे निकल जाएंगे। पॉन्ड्स की बात करें तो पॉन्ड्स रेगुलेट करता है आपके पास ब्रीदिंग को, उसके बाद ये स्लीप को भी, उसके बाद अराउजल को भी, हियरिंग को भी कुछ हद तक। ठीक है, तो मेन फंक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये कह रहे हैं कंट्रोल किसको कर रहा है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को हमने बताया सेरिबेलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड। तो सिंपल है, ये भी बहुत ज़्यादा, फोटोसिंथेसिस है, ये भी 2016 और 2018 में आया हुआ है। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, एक तो मैं आपको दिखा दूँ लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ में परफॉर्म होती है, लीफ का स्ट्रक्चर देखें, ये इसके बाद अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं जिसके ज़रिए से गैसेज एक्सचेंज भी हो रहा होता है। तो ऑक्सीजन आएगी यहाँ पर, ऑक्सीजन आएगी या कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और ऐसे ही ऑक्सीजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड सुबह और रात के टाइम अलग होते हैं। सुबह के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और रात के टाइम उल्टा हो जाता है क्योंकि प्लांट रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, अंदर आएगी म्यूसिफल सेल्स हैं सारे, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, और ये गैस पहले आती है, ये ए स्पेस से शो किया हुआ है, यहाँ से घूमते घूमते इनके अंदर डिजॉल्व हो जाती है म्यूसिफल सेल के अंदर, और डिजॉल्व होकर फिर ये फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलती हैं और लाइट और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज को बना लिया जाता है, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन है। अच्छा भाई, तो ये क्या होगा भाई, फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ, ट्रांसपायरेशन प्लांट से वाटर का निकलना थ्रू स्टोमेटा कहलाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन सेल कॉल वगैरह बनाई जाती है। अच्छा, दी मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ टू। अच्छा, रेड ब्लड सेल, हमारे ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से भाई, ब्लड है अगर, तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है और प्लेटलेट्स भी होते हैं। रेड ब्लड सेल का फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। वाइट ब्लड सेल क्या करता है, ये इन्फेक्शन जो हो जाए, इम्यूनिटी में रोल परफॉर्म करता है, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तो वाइट ब्लड सेल एक्टिवेट होते हैं। प्लाज्मा वाटरी कंपोनेंट है, प्लेटलेट क्या है, क्लॉटिंग में काम देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन की मदद से। ठीक है। अच्छा भाई, अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब ये दोबारा देखें, ये वाला एमसीक्यू कैसे इन्होंने पूछा कि रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, और ये किस ईयर में आया है, 2015 और 2017 में। अब इन्होंने इसी को सवाल को उल्टा करके पूछ लिया कि ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो 2019 और 2020 में ही पूछा गया है। तो ये देखें, ये वाला सवाल रेड ब्लड सेल के फंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़हन में होना चाहिए ये चीज़। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, ऐसी टिश्यू जो किस क्या करें, सपोर्ट करें
बाइंड करें स्ट्रक्चर्स को और प्रोटेक्ट करें। इनको हम नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ब्लड है, ठीक है, कार्टिलेज, बोन, ये सारे क्या है कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। बट एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है कि ये सरफेस लाइनिंग, कोई भी सरफेस जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब कार्टिलेज की थोड़ी सी टाइप मैं आपको बता दूं। 3 तरह के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, स्मूथ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हमें जॉइंट्स में मिलता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स के एंडिंग पे, अगर जॉइंट्स क्या है, दो बोन्स आपस में मिल रही हैं, एक अगर बोन है ये दूसरी है, तो इनकी एंडिंग पे हमें क्या मिल रहा होगा, कार्टिलेज मिल रहा होगा, ठीक है, ताकि बोन्स रगड़ ना खाएं आपस में। अगर फिब्रो कार्टिलेज की बात करें तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मिलता है। मतलब क्या कि हमारे बैक बोन में वर्टिब्रीज है, अगर एक वर्टिब्री है दूसरी वर्टिब्री है, इसके बीच में गैप है, इसके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ताकि अगर हम जंपिंग करें, रनिंग करें तो ये अपनी जगह पर रहें, स्मूथ रहें। इलास्टिक कार्टिलेज हमें कहाँ मिलता है, ये एयर में मिलेगा, ये ऐसी जगह जो बहुत इलास्टिक है, ऐसी एपिग्लॉटिस में मिलेगा, तो ये इसकी लोकेशन है मेन में। तो ये एपिथेलियल टिश्यू, खैर इसका आंसर हो जाएगा। द ह्यूमन स्केलेटन हैज़ ये 206 बोन्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये चीज़ें बहुत ध्यान में होनी चाहिए। ये भी 2015-2020 में पूछा गया। उसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आ जाता है, लिम्फेटिक डक्ट्स आ जाती हैं, लिम्फ डक्ट्स कह लें, लिम्फेटिक डक्ट कह लें, और लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। लिम्फ नोड्स में क्या है कि ऐसे समझे, ऐसी जगह होंगी जिनके अंदर आपके पास वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होंगे और फॉरेन सब्सटेंस को क्लियर करने में मदद करेंगे। तो क्या करता है, फिल्टर करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होगा, लिम्फेटिक डक्ट के ज़रिए, और फिल्टर किसके ज़रिए होगा, लिम्फ नोड के ज़रिए। तो ये इसका आंसर होता है। सर्कुलेट ब्लड तो ब्लड वेसल्स करती हैं, और हार्मोन्स प्रोड्यूस हमारे पास ग्लैंड्स करते हैं, और टेम्परेचर रेगुलेट में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ब्रेन का भी रोल है, स्वेटिंग वगैरह सारी चीज़ों से हो रहा होता है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ आर सेल डिवाइडिंग टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड। देखिए, जब 2 का वर्ड आ गया तो ये क्या होगा, ये होगा माइटोसिस। अगर 4 का वर्ड होता तो मायोसिस होता। अब हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं, इसको हम सोमेटिक सेल्स का नाम देते हैं, बॉडी के नॉर्मल सेल्स, वो इसी प्रोसेस से डिवाइड करते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर ये एक सेल है और इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल कॉपी होता है, और कॉपी होने के बाद ये 2 सेल बन जाते हैं। एक में जेनेटिक मटेरियल चला गया और ये दूसरे में चला गया, तो ये सेम जेनेटिक मटेरियल जाता है। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम थे तो दोनों में 46 क्रोमोसोम ही जाएंगे। मियोसिस में ऐसे नहीं होता। मियोसिस में 4 सेल बनते हैं और सब में हाफ नंबर हो जाता है क्रोमोसोम में, और जर्म सेल में जैसे स्पर्म एग बनना उसमें होता है। व्हाट इज़ द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल इन द बॉडी। अच्छा, मेन एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होता है, हमारे पास एटीपी। एटीपी की फॉर्म में हम एनर्जी गेन करते हैं, इसी को यूज़ करते हैं। और एटीपी का आपको पता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब ये टूटेगा तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट दे देगा, इससे एनर्जी निकलती है। अच्छा भाई, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम अगर दिखा दूँ आपको, तो ये देखें, माउथ है, माउथ के बाद इसोफेगस है, इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस होता है। उसके बाद स्टमक आ जाता है, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होती है, पेप्सिन, HCl, ये चीज़ें मौजूद होती हैं इसमें। उसके बाद आपके पास लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल को, और गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रिलीज़ करता है इंटेस्टीन में, और ये फैट को इमल्सीफाई छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। स्मॉल इंटेस्टीन है, इसमें डोडिनम, जोजिनम, इलियम होता है, इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। फिर लार्ज इंटेस्टीन में एब्जॉर्प्शन होती है वाइटामिन की, थोड़ी वाटर की, ऐसी चीज़ों की। फिर फाइनली रेक्टम आ जाता है और एनस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पार्ट नहीं है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वो है आपके पास किडनीज, ठीक है। किडनीज का काम है एक्सक्रीशन में, यूरिन बनाने में, ठीक है। अच्छा, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली अकर। तो ये लीव्स में होती है, मैंने लीव का आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया। अगर लीव में पूछा जाए कहाँ होती है, तो मेसोफिल सेल्स में होती है, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। रूट पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद स्टेम जो है ये कंडक्शन करती है। फ्लावर्स का अलग रोल है, तो लीव्स का आपके पास ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन के बगैर। अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के बगैर तोड़ा जाए ह्यूमन्स में, तो आपको देता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी निकलती है कम अमाउंट में। यही चीज़ अगर आपके पास यीस्ट में हो रही हो, तो वो आपको देगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा और ये बनाएगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस एनर्जी। अब आप कहें कि हमारे में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं रिलीज़ हो रही, तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है और इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है ताकि 3 कार्बन ही निकलें, तो अल्टीमेटली निकल 3 कार्बन ही रहे। तो क्या हो गया इसका आंसर लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, बहुत ज़्यादा एनारोबिक रिस्पायरेशन हो जाए, तो मसल फटीग, मसल दर्द करना शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से हम फिर दोबारा जब नॉर्मल कंडीशंस आती हैं, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो गया, तो जब नॉर्मल कंडीशन आई, आपने एक्सरसाइज रोक दी, तो ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, एरोबिक रिस्पायरेशन होना शुरू हो जाएगी, और उस लैक्टिक एसिड को क्लियर करना, लैक्टिक एसिड को अब दोबारा हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर ऐसे करते हैं, और जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है पूरे प्रोसेस को हम ऑक्सीजन डेप्थ कह रहे होते हैं। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। अच्छा, वाटर लॉस का मैंने आपको अभी बताया स्टोमेटा से होता है, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एवापोरेशन नहीं होती, ऑस्मोसिस वाटर के मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और रिस्पायरेशन को हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा ये वाले सवाल में थोड़ा सा मसला है। देखें, पॉलिनेशन तो क्या है कि ट्रांसफ़र हो रहा है आपके पास पॉलन का, ठीक है, तो ये एक अलग फ्लावर में हो रहा है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी एक चले फर्टिलाइजेशन है, इसमें भी पॉलन ट्रांसफ़र होगा और जो चीज़ें होंगी, ठीक है, ये अलग चीज़ है, इसमें फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व हो रही है। बट जो वन पेरेंट इन्वॉल्व है, बाइनरी फिजन है और बडिंग है। तो बाइनरी फिजन क्या है, अगर ये कोई सेल है, ये टूट गया, दो में टूट गया, ख़त्म हो गया, दो बन गया। और बडिंग क्या है, ये अगर ये सेल है, इसकी थोड़ी सी आउट ग्रोथ निकलेगी, इसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा इसमें जाएगा और ये अलग हो जाएगा, अलग सेल ग्रो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों आने चाहिए इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट इस सवाल थोड़ा सा ऐसा है, बट मेन अगर ऐसा कोई सवाल आए तो आप बाइनरी फिजन मार करेंगे, ठीक है इसमें। अच्छा, द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। अच्छा, फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड को हम कहते हैं एक्चुअली प्लाज्मा, मैंने बताया वाटरी कंपोनेंट ऊपर हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एक टर्म है सीरम। अब सीरम ये होता है अगर प्लाज्मा में से माइनस कर दें क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन जिन्होंने ब्लड को क्लॉट कराना है, जैसे अगर चोट लग गई आपको, ब्लड क्लॉट हो जाता है, निकलना रुक जाता है, तो क्लॉटिंग प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन को माइनस कर दें तो सीरम कहलाता है। ये एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। प्लेटलेट में आपको बता चुका हूँ, इसका ब्लड क्लॉटिंग में रोल है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है रेड ब्लड सेल में। ये केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज बहुत आसान है, C6H12O6। तो ऐसे एमसीक्यू भी काफ़ी आते हैं, मैं इसलिए आपको सॉल्व करा रहा हूँ ताकि ये वाले एमसीक्यू आपको जहन में हो। यही एमसीक्यू 60-70% मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है इथेनॉल का, बाकी तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च। तो स्टार्च को तोड़ता है माइलेज, ठीक है। पेप्सिन क्या है, ये प्रोटीन को तोड़ता है कहाँ पर, स्टमक में। 2.0 इसकी ऑप्टिमम पीएच है, ये एमसीक्यू पे बहुत आया। लाइपेज किसको तोड़ता है, लिपिड्स को। लैक्टेज किसको तोड़ता है, लैक्टोज को। किस में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, ठीक है। तो अमाइलेज इसका आंसर हो गया, और अमाइलेज हमें माउथ में मिलता है, अमाइलेज हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलेगा, पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज होगा। इन ह्यूमन द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन, तो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, इसके अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है, न्यूक्लियोलस मिलता है जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाता है, और हमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है, ठीक है, क्रोमैटिन की फॉर्म में। अगर सेल डिवीजन हो रही हो तो ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मौजूद होता है आपके पास डीएनए और सेगमेंट ऑफ, अगर ये मैं कलर चेंज करूँ, अगर ये डीएनए, ठीक है, अगर इस सेगमेंट हम देखें, इस सेगमेंट को देख लें डीएनए का, तो ये कहलाएगा जी। तो अल्टीमेटली क्या है भाई, न्यूक्लियस में मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन डीएनए। अब डीएनए में नाइट्रोजनस, अब नाइट्रोजनस एक्चुअली होता क्या है, देखें डीएनए और आरएनए क्या है, ये एक बड़े यूनिट है, हम जिसे कहते हैं पॉली का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये बड़े यूनिट है। तो ये छोटे छोटे यूनिट से बन के मिले होंगे, तो वो होंगे न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर देखें तो 5 कार्बन शुगर होती है, ये ऐसे 5 कार्बन शुगर, 5वां कार्बन यहाँ लगा होगा, 5वां कार्बन यहाँ लगा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है भाई। तो जो फिफ्थ कार्बन है उस पर अटैच होता है आपके पास फॉस्फेट, जो फर्स्ट कार्बन है उस पर अटैच होता है आपके पास नाइट्रोजनस बेस। अभी जो नाइट्रोजनस बेस है ये डीएनए में और आरएनए में एक का फ़र्क होता है। डीएनए में आपको मिलती हैं ये वाली नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, गोनिन, थाइमीन और साइटोसिन। अगर आरएनए की बात कर लें तो आरएनए में मिलेगी हमें एडेनिन, गोनिन, ठीक है, और थाइमीन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन तो अपनी जगह पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा, जो कि डीएनए में मिलती है। बाकी यहाँ पर जो दिए मेरा राइबोस 5 कार्बन शुगर है, ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, यूरिक एसिड एक अलग चीज़ है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो गाउट में होता है और इसके क्रिस्टल्स बन के सॉलिड फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है।
इससे अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा करेक्टर नहीं है। तो देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं बिल्कुल, ये कौन सी होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है, ठीक है। रिस्पिरेशन ज़रूर करते हैं, ज़्यादा रिस्पिरेशन से ही हम ग्लूकोज को खाने को तोड़ के एनर्जी लेते हैं। ग्रोथ होती है, जैसे बच्चा पैदा होता है छोटा होता है ऐसे ऐसे ग्रो होता जाता है, ये ठीक है, ये सारी बातें। इन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये गलत है। जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई भी स्टिमुलाई हो, जैसे मिसाल के तौर पर हम अपनी एग्जांपल ले लें, हमें कोई टच करे, कोई स्टिमुलाई, हम उसके साथ देखेंगे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। इनएबिलिटी नहीं है, तो ये गलत है, तो यही ऑप्शन होगा। इसके बाद है द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अच्छा, वाटर की मूवमेंट को हमेशा हम ऑस्मोसिस से डोनेट करते हैं, और कोई और सब्सटेंस की मूवमेंट हो उसको हम डिफ्यूजन से कहते हैं, ठीक है। विदाउट एनर्जी जो हम कहते हैं हाइयर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। अगर कोई और सब्सटेंस हो तो हम डिफ्यूजन कहते हैं, वाटर हो तो ऑस्मोसिस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट यूजुअली बच्चे कंफ्यूज कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी की मदद से होगी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन ये है कि कोई मॉलिक्यूल कोई प्रोटीन किसी और सब्सटेंस को मूव करा दे तो फैसिलिटेट करे, इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। आपको पता है रिस्पिरेशन में क्या होता है कि खाने को तोड़ के एनर्जी लेना है, बट इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, फिर एसिटाइल को ए का बनना, फिर क्रैब साइकिल, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें क्या बनता है, जिसमें हमें मिलता है पायरुवेट। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका पूरा ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, ये चीज़ देख लेते हैं। अच्छा भाई, ये देखें, ये है आपके पास ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज से बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ये इससे बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद ग्लाइसोलाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट यूजुअली ग्लाइसोलाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे ये अब 2 बन गए हैं, तो आगे दो रिएक्शन कंटिन्यू होंगे। ये बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, फॉस्फोएनोल पायरुवेट और फाइनली पायरुवेट। इसी का पूछा जा रहा है। तो हमें इस प्रोसेस में क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ देखें तो यहाँ पर हमने इस स्टेप में एक एटीपी लगाया, इसमें एक एटीपी लगाया, तो 2 एटीपी हमने खर्च कर दिए। बट आगे इस प्रोसेस से आगे ग्लाइसोलाइड 3 फॉस्फेट से रिएक्शन डबल हो रहा है, तो हमने 2 एटीपी यहाँ बनाए हैं और 2 यहाँ बनाए, तो अल्टीमेटली 4 एटीपी हमने बनाए हैं, बट 2 हमने खर्च भी किए, तो नेट एटीपी गेन जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। और 2 NADH भी हमारे पास गेन होते हैं, ठीक हो गई। अच्छा, तो ये आपके पास होगा ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स द आई। अच्छा, अगर आपने कभी आंख में लाइट मारी हो तो आपको दिखा होगा कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास कंस्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है। अगर आप लाइट डालें तो वो डायलेट हो जाती है, तो उसको हम नाम देते हैं प्यूपिल का। रेटिना होता है, जहाँ पर रॉड्स और कोन्स मौजूद होते हैं, और ये आपके पास कोन जो हैं ये आपके पास कलरफुल लाइट में काम देती हैं, और रॉड जो हैं वो डिम लाइट में, ठीक है। लेंस होता है, कॉर्निया होता है, सारी चीज़ें। बट प्यूपिल जो है ये जो है आपके पास अमाउंट कंट्रोल करता है कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होकर कितनी लाइट को एंटर होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, ये हम देख चुके हैं ऊपर भी, ये फाइट इन्फेक्शन को फाइट करता है। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्पर्म एंड एग। इस प्रोसेस को कहते हैं, स्पर्म और एग जब कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ होता है, ये होता है फ्लोपियन ट्यूब्स के एम्पुला रीजन में। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, तो फर्टिलाइजेशन इसका आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप्स इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर। अब डोनर वो चीज़ होगी जो कि किसी और में जाके रिएक्शन कॉज ना करे। तो अगर हम ब्लड ग्रुप ए देखें तो ए के पास जीन होगी या तो आई ए या तो IA और स्मॉल आई। अगर हम बी के लिए देखें तो होगी इसके बाद आई बी या तो IB और स्मॉल आई, ठीक है। अगर AB के लिए देखें तो AB के लिए फिक्स है IA और IB होगी। अगर हम O के लिए देखें तो O के लिए भी फिक्स है, दोनों स्मॉल आई होंगे। तो O जो है हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। बट एक चीज़ जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई, जो पूछी जा सकती है कि O पॉजिटिव या O नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है, RH एंटीजन होता है। अगर RH एंटीजन मौजूद है रेड ब्लड सेल पे तो पॉजिटिव कहलाएगा, अगर नहीं मौजूद तो नेगेटिव कहलाएगा। तो RH नेगेटिव जो होता है, O नेगेटिव अगर हो टू बी प्रिसाइज, तो ये यूनिवर्सल डोनर है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का मतलब RH एंटीजन भी नहीं है, तो कोई भी एंटीजन नहीं है इसके पास, तो ये कहीं जाकर रिएक्शन कॉज नहीं कर सकता। ऐसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है AB पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि AB तो है, दोनों इसके पास आ गए, पॉजिटिव RH भी आ गया, तो इसके अंदर कोई भी एंटीजन डाल दें रिएक्शन कॉज नहीं करेगा, सब इसके पास मौजूद है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। खैर, इसके पास अभी O नेगेटिव इसका आंसर O होगा, बट नेगेटिव हो तो वो भी इसका आंसर होगा। अगला देख लें, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज ऐसे लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके पास कुछ ऐसे आप समझें
सेल्स हैं, इसको हम नाम देते हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहांस। इसके अंदर मौजूद होते हैं बीटा सेल्स और अल्फा सेल। बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि ग्लूकोज लेवल को कम करना, और ग्लूकागॉन का फंक्शन है कि ग्लूकोज लेवल को, जो ग्लूकोज स्टोर्ड है उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो क्या कह रहे हैं कि इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं पेंक्रियाज। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी, तो ये याद करने वाला है, स्किन जो है आपकी पूरी बॉडी पे मौजूद है, इसलिए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इसको स्किन को कहते हैं। विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो ये बहुत ही कॉमन है, ये आम बंदे को भी पता होता है। विटामिन डी, जब आपको कहते हैं ज़्यादा सूरज की रोशनी लो विटामिन डी बनेगा, तो विटामिन डी बनता है, और ये एक्चुअली बनता है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी हमारी बॉडी में तो विटामिन डी बन जाता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ऑफ स्प्रिंग, तो ज़ाहिर है बहुत आसान है, ये रिप्रोडक्शन की इन्होंने दी हुई है डेफिनेशन। ये सेक्सुअल भी हो सकता है, इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व हो, सेक्सुअल भी हो सकता है, इसमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। उसके बाद व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, तो लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से। हम सेल को डिफाइन ऐसे भी करते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या मतलब कि ये बॉडी के सारे स्ट्रक्चर, अगर कोई भी आप स्ट्रक्चर ले लें, जैसे मिसाल के तौर पर पेंक्रियाज लेने चलें, अभी ऊपर हमने देखा पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर भी कौन बनाएगा, सेल बनाएगा। पेंक्रियाज के फंक्शन भी परफॉर्म करें, वो भी सेल परफॉर्म करें, तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई बिल्डिंग बने, उसका एक ब्लॉक क्या है, वो स्ट्रक्चर भी बना रहा है, और एक ब्लॉक उसको बिल्डिंग को होल्ड करने में भी मदद कर रहा है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे ही सेल है। इसके बाद द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इज कॉल्ड, हमने ये एमसीक्यू शायद रिपीट हुआ है, तो ये ट्रांसपायरेशन होता है, स्टोमेटा के जरिए मेनली हो रही होती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपको पता है कि फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स के बाद आ जाएगा आपके पास लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आ जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आ जाएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आ जाएगा ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक और एल्वुलाई। अब मैं ये बना के भी दिखा देता हूँ आपको ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। अच्छा भाई, अगर यहाँ पर आप समझें ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर मौजूद होता है वोकल कॉर्ड्स, जो जो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वोकल कॉर्ड्स हो गए। लैरिंग्स के नीचे ये कंटिन्यू हो जाता है, इसके बाद नीचे आके आपके पास ट्रैकिया में लैरिंग्स, ट्रैकिया ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस में, राइट टू लेफ्ट। ब्रोंकस बहुत सारी डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांचेज देगा जो बनाएंगे ब्रोंक्यूल्स, फिर एक डक बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं एल्वुलर डक का। एल्वुलर डक के बाद अगर सैक का मतलब है बैग, है एल्वुलर सैक आ जाता है, इसके अंदर बहुत सारे एल्वुलाई, छोटे छोटे एल्वुलाई मौजूद होते हैं। अगर एक एल्वुला को जूम करके देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अराउंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं ताकि ब्लड इससे एक्सचेंज हो सके, तो बेसिक यूनिट आके एल्वुलाई पे एंड हो जाता है। खैर एनीवेज, बट ये पूछ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने तो आपको पूरा समझा दिया, बट लंग्स होते हैं ज़ाहिर है। अच्छा, अगला एमसीक्यू है द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, अच्छा ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला लिया जाता है, और क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से बन जाएगा ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और वाटर को भी लिबरेट हो जाता है, वाटर भी, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक्चुअली निकल रही है फोटोसिंथेसिस से, और ऑक्सीजन फिर हम रिस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, हम ग्लूकोज को लेते हैं, ऑक्सीजन से मिलाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को निकालते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन आई है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस से आई है, तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन है आपको पता है कि प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, फोटोसिंथेसिस नहीं है, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस है, तो राइबोसोम फ्री भी हो सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच भी हो सकते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, रिमूव कर रहा है वेस्ट को, हमारे किडनीज वगैरह, तो यही आंसर है, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये प्रोसेस बाय वे डीएनए इज कॉपीड इज कॉल्ड, डीएनए कॉपी होता है एक्चुअली, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। ये होता है, आपको पता है कि आपके पास होता है G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। जो आपके पास S फेज़ है, इसके अंदर क्या होता है कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, जो डीएनए वो डबल हो जाता है, फिर आगे माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस होते हैं। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन इज, अच्छा लार्जेस्ट ग्लैंड ये आ जाएगा आपको लिवर, लिवर के बाद बहुत सारे फंक्शन है, हज़ारों ढेरों फंक्शन है, विटामिन को भी स्टोर करता है, उसके बाद ग्लूकोज को भी दूसरे सोर्सेज से बनाता है, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोज को स्टोर भी करता है, और भी हज़ारों फंक्शन है। तो ये जो लार्जेस्ट इसलिए है, बहुत सारे इसके बाद फंक्शन है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, इसके पास एब्जॉर्ब होता है फूड, ठीक है, फूड एब्जॉर्ब होता है, आपको पता है इसके पार्ट्स होते हैं डिओडिनम, जोजिनम, इलियम, मेनली इलियम में फूड एब्जॉर्ब होता है, डिओडिनम जोजिनम में डाइजेशन हो रही होती है। अब एब्जॉर्प्शन कैसी होती है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये वाला डायग्राम देखें, एब्जॉर्प्शन होती है, ये विलाएँ हैं आपके पास, ये देखें ये विलाएँ हैं सारे, ठीक है, और विलाय के ऊपर छोटे और स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रो विलाय, जिसको ये किस लिए होते हैं, ताकि सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर ली जाए। अंदर होते हैं यहाँ पर लैक्टियल्स, ये लैक्टियल्स हैं, ठीक है,
ये आपके पास इलेक्ट्रियल्स हैं और इनके अंदर क्या है, ये होते हैं आपके पास एक्चुअली लिम्फेटिक का पार्ट है और ये फैट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये फैट्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई, इसके बाद है विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स। अच्छा, एक चीज़ मुझे और यहाँ बतानी है। अब आप यहाँ से ये सोच रहे हो कि डाइजेस्ट फूड क्यों नहीं है, क्योंकि डोडिनम जोजिनम तो कर रहा है। देखिए, मसला ये है कि डाइजेशन तो माउथ में भी हो रही है, डाइजेशन तो स्टमक में भी हो रही है, बट जो एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल अलग प्रोसेस है और सिर्फ इंटेस्टाइन में हो रहा है, इसलिए हम एब्जॉर्ब का मार्क कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक। अच्छा, अब अगर ये मैं बनाऊँ, ये समझें स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है और नीचे आपके पास कंटिन्यू हो रहा है डोडेनम में। तो जो ऊपर वाला स्फिंक्टर होगा इसको हम नाम देते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। अब ऐसे याद रख सकते हैं, हार्ट के करीब है, ऊपर है। और जो नीचे वाला स्फिंक्टर है इसको हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये आंसर हो जाएगा इसके बाद कार्डिक स्फिंक्टर, जो एंट्री के लिए ऊपर है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। हम ऊपर भी देख चुके हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। द प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं, आसान है। ठीक है, ग्लूकोज को लिया, ऑक्सीजन से मिलाया, तोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी निकल गई, सिंपल। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ माइटोसिस। अच्छा, माइटोसिस के फेजेस होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये आंसर दिया हुआ इन्होंने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ सारे फेजेस में हो क्या रहा है एक्चुअली। ये देखें, ये तो आगे इंटरफेस, यहाँ पर क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, G1S और G2 वाला। ठीक है, अच्छा, अब प्रोफेज पहला है, ये क्या हुआ, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आके जमा हो गया। ठीक है, ये प्लेन जो आके यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेन कह रहे हैं। फिर मेटाफेज में क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर्स आए, स्पिंडल फाइबर्स ने इनको आके पकड़ लिया इनके सेंट्रोमेयर वाले रीजन से। एनाफेज में क्या हुआ, इसको जो एक हिस्से को अलग ले गया, एक हिस्से को अलग ले गया, ऐसे ये देखें, हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग। तो ये वाले हिस्से एक सेल में चले जाएंगे, ये वाले एक सेल में चले जाएंगे, जैसे क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएंगे टीलोफेज में। तो ये एक समरी है इसकी कि कौन से प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो ये आंसर है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एक्चुअली होता है क्लोज। देखें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जहाँ ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में घूम रहा हो। क्लोज ये होता है जो ब्लड वेसल्स में ब्लड घूम रहा हो, उसको क्लोज कहते हैं। तो आपको पता है ह्यूमन्स में तो ब्लड वेसल मौजूद है, तो इसलिए इसको क्लोज कहते हैं। जो ओपन है वो होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में। द टाइप ऑफ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स इज। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट के लिए कौन से मसल रिस्पॉन्सिबल हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए आपके पास इसका आंसर आई थिंक या तो ऑप्शन में कोई मसला है, या तो क्योंकि इसका आंसर दोनों हो सकता है, कार्डिक भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि कार्डिक भी इनवॉलेंट्री हैं और स्मूथ भी इनवॉलेंट्री हैं, सिर्फ या तो यहाँ वॉलेंट्री पूछेंगे। खैर एनीवेज, अगर मैं आपको वैसे इनके फंक्शन बता दूँ, फंक्शंस देख लेते हैं सबके। यहाँ देखें, लोकेशन क्या है, स्केलेटल मसल के बोन से अटैच होते हैं। अगर कार्डिक का वर्ड ही बता रहा है, हार्ट के मसल है, स्मूथ होते हैं, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो एक्चुअली स्मूथ मसल से बने हुए। फंक्शन है कि मूवमेंट ऑफ बोन से अटैच है तो मूवमेंट ऑफ बोन कराएंगे। तो कार्डिक मसल का क्या फंक्शन है, हार्ट की बीटिंग कराएगा, और स्मूथ मसल का मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन बनाएंगे, तो जहाँ पर मौजूद है उनके मूवमेंट करा रहे हैं, सिंपल है। स्केलेटल वॉलेंट्री है, मतलब आप हाथ मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहे हैं, तो क्या है, ये वॉलेंट्री अपनी मर्जी से हो रहा है। बट कार्डिक और स्मूथ मसल अपनी मर्जी से नहीं हो रहे, इनवॉलेंट्री। जैसे मिसाल के तौर पर आप सो जाएं तो आपका दिल तो बीट करता रहता है, क्या है, इनवॉलेंट्री। अगर आप खाना खा के सो जाएं तो आपके जितने ऑर्गन डाइजेशन तो कर लेंगे, तो ये क्या है, ये भी इनवॉलेंट्री। शेप क्या है, ये लॉन्ग सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कार्डिक में ब्रांचिंग होते हैं। ठीक है, ये ब्रांच, जैसे ये ब्रांचिंग बनाई हुई है तो ये ब्रांचिंग होते हैं, तो ये स्पिंडल शेप होते हैं। थोड़ी शेप आपको थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। और करेक्टर इसका ये है कि ये स्ट्राइटेड होते हैं और कार्डिक भी स्ट्राइटेड होते हैं, ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। ये थोड़ा सा याद होना ज़रूरी है। स्ट्राइटेड का मतलब ऐसे इनके पास स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, जो निशानात आप समझ लें इनके ऊपर होंगे, तो वो स्ट्राइटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, अगला है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग। मैंने आपको ऊपर भी हमने देखा है, थिंकिंग रीजनिंग के लिए सेरिब्रम होता है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के लिए सेरिबेलम है। उसके बाद जो आपके पास मेडुला है, मेडुला एक्चुअली आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट रेट, ब्रीदिंग, सॉल्विंग, और थैलेमस से ये एक्चुअली रिले स्टेशन है। मतलब क्या कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन में, वो यहाँ पर रुकेगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगी और फिर आगे जाएगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। जैसे ये अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और ये आपके पास आ गया थैलेमस, तो सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थैलेमस के पास पहले जाती है, इसको देखता है, फिर आगे भेजता है। ठीक है, आप समझें चेक पोस्ट का काम करें, बट एक नहीं जाती जो ओल्फैक्शन है, मतलब आपकी नोज से इन्फॉर्मेशन, स्मेल वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं जाती। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं।
जो लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली है क्या, इसके अंदर मौजूद है आपके पास लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे नोड्स होंगे कुछ जिनके अंदर क्या होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं और फॉरेन सब्सटेंस को क्लियर करने में मदद करते हैं। इसके अंदर स्प्लीन आ जाती है। स्प्लीन क्या करती है कि ब्लड को फिल्टर करती है और जो पुराने डैमेज रेड ब्लड सेल हैं उनको हटा देती है, ठीक है। आरबीसी का फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, तो पुराने आरबीसी उनको हटा देती है। इसके बाद थाइमस आ जाता है, ठीक है। थाइमस क्या करता है, ये टी सेल को मेच्योर कराता है, ठीक है। टी सेल, और टी सेल क्या है आपको पता है, इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ये भी किस में आ गया भाई, लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है। इसके बाद टॉन्सिल्स भी आ जाते हैं। टॉन्सिल्स क्या है, ये भी लिम्फॉइड टिश्यू है और इनके अंदर भी क्या है आपके पास इम्यून सेल्स मौजूद हैं और कोई भी पैथोजन है उसको क्लियर करने में मदद करते हैं। उसके बाद हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो कि लिम्फ को कैरी करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अच्छा भाई, तो इसके अंदर नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, थाइमस है, मैं बता चुका हूँ, हार्ट जाहिर नहीं है। स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल टू बोन, ये टेंडन होता है, जो मसल को बोन से कनेक्ट करे टेंडन है, जो बोन टू बोन कनेक्ट करे वो लिगामेंट होता है। ये चीज़ याद होनी चाहिए। कार्टिलेज क्या है, एंड्स ऑफ बोन्स पे होता है, हमने ऊपर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज भी देख लिया। और जॉइंट क्या है, दो बोन्स आपस में जहाँ मिले वो जॉइंट बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद इंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट्स, ये तो लाइपेज होता है, ठीक है। और ये कहाँ होगा, आपके पास पैंक्रियाटिक जूस से निकलता है और फैट को डाइजेस्ट करता है डुओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और वाइटामिन वगैरह को करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम वाले पार्ट में, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वगैरह है ये होती है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स। अच्छा देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हम इसको नाम वेंटिलेशन भी दे सकते हैं, ब्रीदिंग भी दे सकते हैं, गैसेज एक्सचेंज भी दे सकते हैं, ये होता है। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी दे सकते हैं। ये सारे चीज़ हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज को नाम दे सकते हैं। जो इंटरनल, जो हम रिस्पायरेशन एक्चुअली कह रहे होते हैं, खाने को तोड़ के एनर्जी लेना, वो उसको पूरा नाम अगर देखें तो इंटरनल रिस्पायरेशन होती है। तो यहाँ पर जो है वो आंसर वेंटिलेशन भी हो सकता है, बट यहाँ पर डिफ्यूजन भी आंसर हो सकता है। मगर प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व है, गैसेज ऑक्सीजन में डिफ्यूजन है। बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो बॉडी में आ जाती है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है बॉडी से बाहर निकल जाती है, प्रोसेस चलता रहता है, ये डिफ्यूजन के जरिए होता है। बट इस प्रोसेस को वेंटिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वेंटिलेशन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सा ऐसा एंडोक्राइन, अच्छा ऐसे पार्ट है जो कि अपने जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ कर दे, कहाँ पर, ब्लड में। एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एक्सोक्राइन सिस्टम वो है जो अपने हार्मोन रिलीज करे किसी डक्ट में, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में स्टमक कोई ऐसे नहीं रिलीज करता, किडनी, लंग्स, ये थायराइड है, थायराइड रिलीज करता है T3 T4 हार्मोन्स और कैल्सिटोनिन। T3 T4 का मेटाबॉलिज्म में रोल होता है। और जो कैल्सिटोनिन है ये कैल्शियम लेवल को कम करता है, ये बोन में भेज देता है कैल्शियम को। द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इसको जीनोम कहते हैं। ये डेफिनेशन है कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल किसी ऑर्गेनिज्म में होगा उसको कलेक्टिवली जीनोम का नाम देते हैं। अच्छा अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अच्छा 3 टर्मिनोलॉजीज हैं। एक तो पैरासिटिज्म होता है, जैसे हमें कोई मॉस्किटो वगैरह ने काटा, उसने तो ब्लड ले लिया हमसे मगर हमें नुकसान मचा दिया, हमें डिजीज़ कॉज करती, तो एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हुआ, एक को फ़ायदा। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा कमेंसरिज्म होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। तीसरा म्यूचुअलिज्म होता है, इसमें क्या दोनों ऑर्गेनिज्म का आपस में फ़ायदा होता है। तो बी एंड फ्लावर है, बी क्या करते हैं, फ्लावर से फूड ले लेते हैं और इनका जो पॉलिन है वो ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा द प्रोसेस बाय विच एनिमल रिलीज वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं और किडनी परफॉर्म करती है, ऊपर भी आ चुका है ये। दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें जीन्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़े होते हैं। दी बॉडी पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, बहुत दफ़ा आ चुका है, किडनी है ये, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी, स्किन है, ठीक है, ऊपर भी आ चुका है। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, में गैसेस की आपको कंपोजिशन बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये सारी याद नहीं करनी है आपने। नाइट्रोजन याद करनी है 78 होती है, ऑक्सीजन जो है अराउंड 21% होती है, ठीक है, 21 याद कर लीजिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ये अराउंड 0.03 होती है, ये याद करना है आपने। तो मोस्ट अबंडेंट क्या होगी, नाइट्रोजन होगी, तो ये नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, ये ऊपर भी देख चुके हैं, सेल होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, होता क्या है कि डीएनए से, जो डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद है उससे बनता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से बनती है प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं ट्रांसलेशन का।
तो जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है वो मैसेंजर आरएनए होता है। इसके बाद है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, इसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। तो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है, ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन, तो ये एड्रेनलिन प्रोड्यूस करता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर मौजूद होता है, ऐसा एक ग्लैंड होता है। इसका अंदर वाला रीजन कहलाता है एड्रेनल मेडुला, बाहर वाला एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है आपके पास एल्डोस्टेरोन, जो कि क्या करता है, जो कि अब सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन कराता है किडनी से। इससे रिलीज होगा कॉर्टिसोल, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फाइट और फ्लाइट सिस्टम में हेल्प करता है। और टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज़ होता है, जो कि सेकेंडरी करेक्टर्स में थोड़ा सा हेल्प करता है। अंदर से रिलीज़ होगा जो एड्रेनल मेडुला है, इससे रिलीज़ होगा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनालिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एड्रेनालिन मतलब क्या कि एपिनेफ्रिन का पूछा हुआ है, तो वो भी और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों जो है एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होंगे। मॉलिक्यूल दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन सेल इज़, जो मॉलिक्यूल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो डीएनए होता है। आपको पता है हमारे क्रोमोसोम जो हैं उनके अंदर डीएनए मौजूद होता है, और सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन का नाम दे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, कौन सी नहीं है बडिंग है, जैसे एक सेल है ये थोड़ा सा बड निकाले अपने जेनेटिक मटेरियल इसको दे दे, अलग हो जाए या ग्रो कर जाए। बाइनरी फिजन क्या है, एक सेल है ये दो में डिवाइड हो जाए टूट के, बाइनरी फिजन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, कोई लीफ ले लें, स्टेम ले लें, उसको ग्रो करा दें पूरे प्लांट में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। सारे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। बट ये वाला जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का वर्ड ये है कि स्पर्म और एग मिलेंगे या मेल और फीमेल पार्ट को मिलेगा, तो ये जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में आते हैं जिनकी बैकबोन मौजूद होती है, ये होते हैं फिशेज होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो फिशेज इसका आंसर हो जाएगा। द प्रोटीन फाउंड इन हेयर एंड नेल, से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, केराटिन होता है। केराटिन हेयर और नेल में मौजूद होता है। कोलेजन जो है ये आपके पास आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आ जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है। मायोग्लोबिन क्या है कि मसल में मौजूद होता है, जो भी ऑक्सीजन को बाइंड करता है, बहुत इमरजेंसी होता है ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो ये आपके और दो आसान एमसीक्यू होते हैं, बट हमने वो देख ली जो बहुत ज़्यादा आए में, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए।